हेलो दोस्तों, स्टडी विद कॉन्सेप्ट के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही स्वागत है हमारी इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज में, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले रहे हैं दोस्तों। और इसमें अब अभी हमने हिस्ट्री का क्वेश्चन स्टार्ट किए दोस्तों। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय, अब बात कर रहे हैं गुप्त राजवंश का। अब आपको तुरंत दिमाग में एक चीज आना चाहिए, गुप्त राजवंश के बारे में, गुप्त साम्राज्य के बारे में पता होना चाहिए तुरंत। जैसे से बोला है ना, प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय में संदर्भ में नगर, घंटासाला, कदूरा तथा चोल किस लिए प्रसिद्ध थे? अब कहने का मतलब ये, मैंने आपसे बोला था शब्दावली से क्वेश्चन आएंगे, तो वही क्वेश्चन है ये। और ये यूपीएससी 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह। दूसरा ऑप्शन कह रहा है शक्तिशाली राज्यों की राजधानियां। तीसरा ऑप्शन कह रहा है उत्कृष्ट प्रस्तुत कला और स्थापित कला से संबंधित स्थान। चौथा कह रहा है डी ऑप्शन, बौद्ध धर्म में महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, आप अगर देखेंगे बात चल रही है गुप्त राजवंश के समय की, तो एक बात ध्यान रखना, बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों पे तो काम नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कोई आपने इस तरह की कोई टर्मिनोलॉजी या शब्दावली नहीं पढ़ी होगी जो बौद्ध धर्म से महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल हो, जैसे कि कदूरा, चोल, घंटासाला, ऐसा तो नहीं पढ़ा होगा। दूसरी बात, एक और बात है, दूसरा बी ऑप्शन देखते हैं तो हम देखते हैं कि शक्तिशाली राज्यों की राजधानियां। तो अगर आपने प्राचीन काल के इतिहास को पढ़ा है तो इस तरह की कोई राजधानियां तो नहीं देखी हो आपने कभी। आप अगर पढ़ते हैं प्राचीन भारत के इतिहास को तो इस तरह की कोई राजधानियां तो नहीं देखी, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत। अगला सी ऑप्शन देखते हैं तो उत्कृष्ट प्रस्तर कला और स्थापत्य कला से संबंधित स्थान। तो ऐसा भी कुछ अगर आपने प्राचीन भारत में पढ़ा होगा तो ऐसी कुछ प्रकार की कोई स्थापत्य कला संबंधित कोई स्थान नहीं है ऐसा कुछ। ठीक है, तो बचा कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन इसका आंसर है। अभी दोस्तों ये थोड़ा सा ऐसे है कि आपने अगर पढ़ा है नहीं पढ़ा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कई क्वेश्चनों में क्या बोलते हैं, लॉजिक से क्वेश्चन किया जा सकते हैं। थोड़े से सोचने पर आप लॉजिक लगाएंगे तो क्वेश्चन का आंसर निकल सकता है, लेकिन उसमें सोचना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया कि गुप्त राजवंश के समय जो ये नगर, घंटासाला, कदूरा, चोल जो थे, ये क्या है, विदेशी व्यापार के लिए बंदरगाह थे, पोर्ट थे दोस्तों प्राचीन काल में। ठीक है, जैसे कि इनके बारे में बताता हूं आपको। घंटासाला एवं कदूरा, ये क्या है दोस्तों, आंध्र प्रदेश में स्थित घंटासाला प्राचीन काल में पूर्वी एशिया से व्यापार के लिए प्रमुख बंदरगाह है। प्रमुख बंदरगाह थे। इसके अलावा आपने और बंदरगाहों के बारे में पढ़ा होगा। महत्वपूर्ण प्राचीन बंदरगाहों के मैं आपको बताता हूं कौन कौन से थे उस टाइम, अगर अगली बार दूसरे बंदरगाहों को नाम पूछ ले तो अरी के मेडू आपने सुना होगा जरूर ये। इसके अलावा भड़ौच, इसके अलावा कालीकट, इसके अलावा लोथल आपने सुना ही होगा, हड़प्पाकालीन। इसके अलावा मुजरिस, ये भी क्या है, प्रमुख बंदरगाह थे दोस्तों प्राचीन काल में। अब देख लो आप, तो ऐसी टर्मिनोलॉजी क्वेश्चन में पूछी जाती है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो इस प्रकार की भी टर्मिनोलॉजी पूछी जाती है। इसलिए मैं आपसे बार बार एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूं। क्या रिक्वेस्ट कर रहा हूं दोस्तों? कि आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो आपको कुछ एक पैटर्न दिखाई देगा, कोर एरिया दिखाई देगा यूपीएससी का। चाहे घुमा के क्वेश्चन कैसे आ जाए, लेकिन यूपीएससी का कोर एरिया है। हिस्ट्री में विशेषकर ये टर्मिनोलॉजी क्वेश्चन पूछ जाते हैं। ठीक है, उसका आंसर निकल गया ऑप्शन ए, विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह थे ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपने हड़प्पाकालीन स्थलों के बारे में पढ़ा होगा तो। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पाकालीन स्थल नहीं है? एक चीज ध्यान रखनी है आपको, क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है, धैर्य से पढ़ना है। उसमें ये देखना है कि पूछा क्या है। अब इसमें पूछा नहीं है और हम जल्दीबाजी में पढ़ लेंगे कि है, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे तो इसमें देखिए आप, पहला है चंदोहड़,
दूसरा है कोटदीजी, तीसरा है सोहगरा, चौथा है देसलपुर। आप देखेंगे तो चंदोहड़, कोटदीजी और देसलपुर ये क्या है दोस्तों, हड़प्पकालीन स्थल थे, आपने अगर पढ़ा होगा। लेकिन सोहगरा जो है ये हड़प्पकालीन स्थल नहीं है, बल्कि ये एक प्रकार से बोल सकते हैं, सोहगरा के बारे में आपने सुना होगा कि यहाँ पर एक अभिलेख मिला है, जिससे ये प्रतीत होता है, इस अभिलेख के माध्यम से प्रतीत होता है कि जब अकाल की स्थिति होती है तो राजा किस प्रकार अन्न भंडारों की जानकारी मिलती है, किस प्रकार उनका एक प्रकार से मतलब सहयोग करता है जनता का, उसके एक यहाँ पे क्या मिला है, शिलालेख मिला है दोस्तों। सोहगरा आपने सुना ही होगा, ये यूपी का एक जगह है गोरखपुर, वहाँ से इसमें स्तंभ मिले हैं दोस्तों। यहाँ पे ताम्रपत्र मिले हैं, जिसमें ये बोला गया है कि अकाल के समय करने वाले जो अन्न के भंडार की जानकारी मिलती है, उस टाइम प्रजा के लिए राजा ने क्या क्या काम किए, इस प्रकार के अनाज को लोगों तक पहुंचाया, उसकी जानकारी मिलती है। कहने मतलब अगर आप लॉजिक लगाते तो वैसे ही क्वेश्चन का आंसर निकल जाता, क्योंकि हड़प्पकालीन स्थल, हड़प्पकालीन सभ्यता को हर कोई पढ़ता है, और उसमें आपने स्थल भी पढ़े होंगे, उनकी विशेषताएं पढ़ी होंगी कि लोथल से क्या मिला है, हड़प्पा से क्या मिला है, कोटदीजी से क्या मिला है, और राखीगढ़ी से क्या मिला है, बनावली से क्या मिला है, देसलपुर से क्या मिला है, तो ये चीज़ आपने पढ़ी होगी। तो एक सीधा से दिख रहा है सोहगरा, तो इसका आंसर हो गया दोस्तों, क्योंकि हमसे पूछा क्या गया है। मेन चीज़ यहाँ डिपेंड ये करता है कि पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, मेन चीज़ ये है यहाँ पे फोकस। अब आपको चारों के बारे में पता तो होना चाहिए, लेकिन अब क्या है, क्वेश्चन में लॉजिक लगाएंगे, अगर पता भी नहीं है तो क्वेश्चन का आंसर निकल सकता था। तो इसका आंसर हो गया सोहगरा। इसके अलावा इसकी बात बताता हूं मैं सोहगरा के बारे में। सोहगरा ये दोस्तों यूपी गोरखपुर में स्थित है जगह। एवं एक और स्थान था महास्थान, आपने सुना होगा, ये बांग्लादेश में स्थल है। यहां से ताम्र पत्र से जो अकाल है, अकाल पढ़ते हैं, उनका सामना करने के लिए अन्न के भंडार की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ये चीज है, तो इसलिए इसका आंसर हो गया सी। हमसे पूछा कि हड़प्पाकालीन स्थल नहीं है, हमसे ये नहीं पूछा कि हड़प्पाकालीन स्थल है, ये चीज ध्यान रखनी बस। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प या रिलीफ स्ट्रक्चर शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के रूप में रानियों अशोक, राजा अशोक का उल्लेखित किया गया है। जैसा कि आपने देखा होगा कि यूपीएससी का कोर एरिया क्या बनता जा रहा है, फिलहाल में क्वेश्चन 2019 का है, लेकिन 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, और ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं अशोक के संबंध जितने भी चीज़ें होती है। रीज़न क्या है कि अशोक महान के बारे में शिलालेख भी बहुत है, मतलब उसके स्तंभ लेख भी हैं, उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि यह शिलालेख कहाँ पर स्थित है, कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि इस शिलालेख में जो वर्णन किया गया है वो कौन शिलालेख में, कौन से उसका हुआ है। तो कहने का मतलब ये क्या है कि इसमें ये पूछा है राणियों अशोक, राजा अशोक किस में उल्लेखित था, ये सभी सांची के स्तूप, सोहगरा, शाहबाजगढ़ी और कंगन हल्ली। अब ये क्या है, स्तंभ लेख, कोई शिलालेख, ऐसे कुछ हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको क्या रखना है कि आपको ध्यान ये रखना है कि आपको उसी हिसाब से अब पढ़ना है। पहले भी पढ़ा होगा आपने, लेकिन अब थोड़ा सा ध्यान की जरूरत रखना है कि अशोक से संबंध जितनी भी चीज़ें हैं उनको आपको पढ़ना है धैर्य के साथ, उसको डीपली पढ़ना है, तब जाकर क्वेश्चन का आंसर निकलेगा। तो इसमें दोस्तों कर्नाटक का कंगन हल्ली जो है, इसमें बोला गया है अशोक के बारे में, ये राजा अशोक के बारे में बोला गया है, राणियों अशोक के बारे में, यही तो पूछा है हमसे। अगर आपने पढ़ा होगा तो इसका आंसर निकल जाता ए। कंगन हल्ली, इसके बारे में बताता हूं मैं आपको। कंगन हल्ली जो है कर्नाटक में, और कर्नाटक में क्या है दोस्तों, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म तथा अशोक के शिलालेख के लिए ऐतिहासिक स्थल है। सॉरी दोस्तों, एक बात आपको ध्यान होगा कि अशोक ने बौद्ध धर्म मतलब अपना लिया था। अशोक ने जब कलिंग का युद्ध हुआ उसके बाद जो उसने एक वो देखा, दृश्य देखा कि कितने लोगों की मृत्यु हुई है इस युद्ध में, तो उसको एक प्रकार से
घिन सी आने लगी कि बौद्ध धर्म को अपनाया उसने और हिंसा को उसने त्यागने का कोशिश किया, उसने धम्म अपनाया, ये आपने सुना ही होगा। तो ये चीज़ है कि कंगनहल्ली जो है कर्नाटक का बौद्ध धर्म स्थल है, जहां पर अशोक के शिलालेख का ऐतिहासिक स्थल है। ठीक है, यहाँ पे क्या है दोस्तों, जो स्थल है कंगनहल्ली, यहाँ पर मिले जो शिलालेख हैं, शिलालेख है दोस्तों, शिलालेखों में जो अशोक हैं, जिन्हें हम अशोक महान के नाम से जानते हैं, अशोक ने अपनी रानी तथा नौकरों, जो उसके नौकर थे, नौकरों से रानी और नौकरों से उसे घेरा दिखाया गया। मतलब चारों ओर के एक प्रकार से नौकर थे और उनकी रानियां थी, घेरा दिखाया गया इस स्थल में, कंगनहल्ली जगह है जो यहाँ पर। इस पर अशोक को राज्यों, अशोक संबंधित किया गया है। ठीक है, तो यही पूछा है हमसे। अब वो क्या करना है, आपको अशोक के बारे में जितने भी स्थल है, जितनी भी जगह हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, तब क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। तो अब ये कोर एरिया यूपीएससी का क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं, तो आपको कोर एरिया पर ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन क्या कह रहा है, गुप्त काल। अब देखो गुप्त काल के क्वेश्चन ऊपर भी आया था एक क्वेश्चन, ठीक है, जो बंदरगाह वाला था, गुप्त काल का ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, कोर एरिया के दो, अब देख फिर से पूछ लिया, ये 2019 में पूछा गया, वो 2020 में पूछा गया। गुप्त काल के दौरान भारत में बलात्श्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। गुप्त काल के बारे में बात की है। इसे राज्य के लिए जो बलात्श्रम या भ्रष्टि जो से बोलते हैं, ये शब्दावली एक प्रकार से टर्मिनोलॉजी है। इसे राज्य के लिए आय का एक स्रोत, जिस जनता द्वारा दिया जाने वाला एक प्रकार का कर था या कर माना जाता था। दूसरा क्या है, यह गुप्तकाल साम्राज्य में मध्य प्रदेश और काठियावाड़ क्षेत्र को भी पूर्णतः अविद्यमान था। तीसरी बात है कि बलात्श्रम साप्ताहिक मजदूरी का हकदार होता था। चौथा है कि मजदूर के ज्येष्ठ पुत्र को बलात्श्रम के रूप में भेज दिया जाता था। कहने का मतलब है, बात चल रही है बलात्श्रम या भ्रष्टि, इसके बारे में चारों कथन है। बोला है कि कौन सा कथन सही है, तो आपने अगर गुप्तकालीन के बारे में पढ़ा होगा तो पहला ही ऑप्शन इसका सही आंसर दोस्तों, क्योंकि बलात्श्रम जो थे एक प्रकार से ये आय का एक स्रोत था और जनता द्वारा कर के रूप में लिया जाता था। इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। तो मेरा कहने का मतलब है, यूपीएससी का कोर एरिया गुप्तकालीन साम्राज्य की जो टर्मिनोलॉजी है, उसका जो राजस्व रेवेन्यू वाला सिस्टम है, उससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनकी टर्मिनोलॉजी क्वेश्चन उनको पढ़ना है आपको। तो बलात्श्रम की बात करते हैं दोस्तों। बलात्श्रम या भ्रष्टि जिसे हम बोलते हैं, तो ये कृषकों से लिया जाता था, ली जाने वाली बेकार था, मतलब बेकार मतलब बलात्श्रम आपने सुना होगा, बेकार थी, बेकारी। बलात्श्रम का मतलब आप पता, काम करवाना एक प्रकार से, और मजदूरी कुछ नहीं देना। और भ्रष्टि का उल्लेख कहाँ मिलता है हमको, उल्लेख वाकाटक, आपने सुना होगा वाकाटक साम्राज्य के बारे में, अभिलेखों तथा कामसूत्र में मिलता है। ठीक है, इसका आंसर हो गया केवल एक। तो यही पूछा है बलात्श्रम। अब चारों ऑप्शन दे रखे हैं, लेकिन पूछा क्या आंसर कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से अशोक का आ गया, ये 2016 का है, क्योंकि हम 10 साल क्वेश्चन पेपर आपको करा रहे हैं, 10 साल के जो क्वेश्चन है उनको बता रहे हैं आपको प्रीवियस ईयर में। ठीक है, सम्राट अशोक के राजा देशों का सबसे पहले बुकुटन या डिजाइफर किसने किया। सबसे पहले किसने किया, किसने देखा, इससे मतलब नहीं है उसको, मतलब पढ़ा किसने। मेन चीज यहां पे ये है, एक चीज ध्यान रखना, आपसे अगर कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसे हो जाता है कि किसने पढ़ा है, तो उसके बारे में अलग बात, किसने पढ़ा है पहली बार ये तय, इसका आंसर हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन जो है। लेकिन आपसे पूछा पहली बार किसने देखा, तो वो उसका आंसर दूसरा हो जाएगा। हमसे पूछा है कि भाई इसने डिसाइफर जिसे हम बोलते हैं, एक प्रकार से उसे पढ़ा है उस अभिलेख को, उसके बारे में बोला है। तो जेम्स, इसका आंसर सीधा ही है, क्योंकि आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, शायद 6 क्लास की एनसीईआरटी, उसमें स्पष्ट दे रखा है इसके बारे में। जेम्स प्रिंसेप थे, जिन्होंने
किसने में 1837 ईस्वी में अशोक के जो अभिलेख थे, राजादेश थे, उनके द्वारा राज के जो आदेश थे उसको पढ़ा था पहली बार जेम्स प्रिंसेप। तो 1800, इसका आंसर हो गया बी, 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप जो थे ये दिल्ली टोपरा स्तंभलेख में अशोक के अभिलेखों की लिपि पढ़ी गई है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो गया बी। चीज़ें ध्यान रखनी है आपको, क्योंकि क्वेश्चन डीपली क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल। ये 2016 क्वेश्चन है, लेकिन आप क्वेश्चन थोड़ा ट्रेंड चेंज हुआ है। आपको चीज़ों को ये ध्यान रखना है, अगर कोई भी आपने पढ़ा है कुछ भी चीज़, उसको बिल्कुल डीपली पढ़ना है। क्वेश्चन घुमा के आते हैं तो आप वहाँ से कन्फ्यूजन हो जाएंगे, और ऑप्शन में वो दिखते हैं, कई ऑप्शन डालते हैं तो दिखते हैं, तो हम उसको गलत को आंसर कर देते हैं फिर जल्दीबाजी में। ठीक है, इसलिए धैर्य के साथ करने क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन कर रहे हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है। मैंने आपसे एक चीज़ बताई थी, क्या बताई थी दोस्तों? मैंने आपसे एक चीज़ बताई थी कि टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यूपीएससी की मतलब वो रही है, कोई ये रहा है कि टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चन पूछ जाएंगे। वही चीज़ है। इतिहास, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित योगदान पर विचार कीजिए। योगदान रखकर पूछा है कि विचार कीजिए, इनके बारे में बताइए थोड़ा। पहला है एरीपत्ती, उसके बारे में दे रखा है, विवरण दे रखा है। भूमि जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रखरखाव के लिए निर्धारित कर दिया जाता था। तनयूर, एक अकेले ब्राह्मण समूह को दान में दिया गया ग्राम था। भाई ग्राम को दान में दे देते थे, उस प्रकार का इसको उल्लेख बताया है। तीसरा है घटिका, प्राय मंदिरों से संबंधित विद्यालय था। अब देखो दोस्तों, आपने अगर पढ़ा होगा चौलकालीन या संगम कालीन आपने पढ़ा होगा, तो उससे क्वेश्चन पूछ जा रहे हैं। मैंने आपको बताया था कोरिया क्या है, वही चीज़ ध्यान रखनी। अब एरीपत्ती के बारे में पढ़ेंगे, तो एरीपत्ती का जो कथन दे रखा है इसमें कि भूमि जिसका हिस्सा था उसे राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रखरखाव के लिए जाता था। तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा अगर पढ़ेंगे तेनुयर, तो ये इसका ऑप्शन दोस्तों गलत है, क्योंकि तेनुयर जो था ये बड़े गांवों का कहा जाता था, बड़े गांवों को कहा जाता था, और इसमें क्या दे रहा है कि ब्राह्मणों को दान दिया जाता था। अगर ब्राह्मणों को दान दिया जाता था तो ब्राह्मोदय बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं दोस्तों? उसे बोलते हैं ब्राह्मोदय, उस भूमि को। लेकिन हमसे ये नहीं, हमसे बोला गया है तेन्योर के बारे में। तो तेन्योर ऐसी नहीं चीज नहीं थी। तेन्यूर में मतलब क्या था कि बड़े गांवों को तेन्योर कहा जाता था। तो इसलिए इसका कथन, दूसरा कथन गलत हो जाएगा। तीसरा घटिका, घटिका प्राय मंदिरों को संबंधित विद्यालय था, तो बिल्कुल सही है। तो पहला और तीसरा कथन सही है, दूसरा कथन इसमें गलत था, इसलिए इसका आंसर हो गया डी। अब देखो दोस्तों, मैं आप बताता हूं तेन्योर के बारे में बताता हूं। ये क्या था? ये बड़े गांव थे को तेन्योर कहते थे, जाता था। इसके अलावा इसी का नाम था, दूसरा क्या नाम था दोस्तों? इसी का नाम था तंकुरम। ठीक है, अगली बात करते हैं और टर्मिनोलॉजी के बारे में बताता हूं। साला भोग क्या होता था? ये शैक्षणिक प्रायोजन, मतलब शैक्षणिक प्रायोजन मतलब शिक्षा के लिए जो प्रायोजन के लिए दी जाने वाली भूमि थी। के लिए दी गई भूमि थी। अगला क्या है दोस्तों? अग्रहार। अग्रहार क्या है? ये ब्राह्मणों की सामूहिक भूमि थी, और यहां पे ऊपर क्या दे रखा है? एक समूह की तेन्योर को दे रखा है, तो इसलिए गलत, दूसरा गलत हो जाएगा। ऐसी टर्मिनोलॉजी क्वेश्चन पूछ जाते हैं। चोलकालीन, एक प्रकार से क्या होता है संगमकालीन, तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। गुप्तकालीन से पूछ लीजिए टर्मिनोलॉजी, तो आपको इन चीज़ों पे ध्यान ज़्यादा, इस पर मतलब ज़्यादा फोकस करना है, तभी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन, एक चीज़ मैंने अभी बताई थी, पिछले वीडियो में बताई थी, उसमें ये बताया था कि मैंने साहित्य के बारे में क्वेश्चन पूछ जा रहे हैं। बुद्धकालीन साहित्य हो गया, या फिर जैनिज्म का साहित्य हो गया, ब्राह्मणों का साहित्य हो गया, क्योंकि और दूसरी बात, एक बात ये हो गई, दूसरी बात आप क्वेश्चन डीपली क्वेश्चन पूछ जा रहे हैं। ये 2016 क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन है, क्वेश्चन को कर सकते हैं हल, अगर आपने पढ़ा है तो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्राचीन भारत की
निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक पुस्तक में शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है? अगर आपने पढ़ा होगा दोस्तों तो ये बात आपने अगर पढ़ी होगी तो ये बात बिल्कुल सही है कि मालविका मित्रम जो है एक शुंग राजवंश के राजा था, उसकी प्रेम कहानी थी दोस्तों, और उसी पुस्तक को मालविका अग्निमित्रम बोलते हैं। ठीक है, इसलिए इसका सीधा सा आंसर हो गया बी। क्योंकि आपने अगर पढ़ा होगा रत्नावली, मेघदूत, आपने पढ़ा होगा कि कालिदास जी ने कितने नाटक बनाए, कितने नाटकों का वो मतलब नाटक लिखे थे, कई पुस्तकें लिखी थी, तो आपने पढ़ा होगा तो उसमें दिख रहा है सीधा सा। ठीक है, और रत्नावली के बारे में पढ़ा होगा आपने, रत्नावली के बारे में पढ़ा होगा कि ये हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई थी, एक ड्रामा था, एक नाटक था, वही तो बोला गया इसमें। क्वेश्चन में पूछा गया क्या है कि शुंग वंश के राजवंश के संस्थापक थे, उनकी पुत्र की प्रेम कहानी किस बुक में, तो यही है मालविका अग्निमित्र। ठीक है, इसलिए इसका आंसर होगा बी। तो शायद से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। इसके अलावा आपको शुंग वंश के बारे में बताऊं। शुंग वंश 185 से 75 ईसा पूर्व इसकी स्थापना हुई, और जो पुष्यभूति थे, पुष्यभूति ने अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या की थी और गद्दी या सिंहासन पर स्थापित हुए। जब जाके स्थापित हुए तो पुष्यभूति इसके संस्थापक थे शुंग वंश के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों, वीर गाथाओं को कंटेस्ट करने वाले निम्नलिखित में से किस का व्यवसाय था? ये कौन करते ऐसा काम, ये पूछा गया है। श्रावण, परिवारजक, अग्रहारिक, मागध। श्रावक का तो मतलब आपने सुना होगा, श्रावक और परिव्रज के बारे में कि एक प्रकार के साधु संत थे। तो इस प्रकार की कोई आपने कहीं भी नहीं सुना होगा कि इनका ये व्यवसाय था, ऐसा तो नहीं सुना होगा। बचा अग्रहारी, तो ये दान देने जाने वाले की देखभाल करते थे एक प्रकार से, कि जिस भूमि की दान दे रहे हैं उसकी क्या है, अग्रहारिक एक पद था, वो क्या है, देखभाल करते थे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मागध। मैं इनके बारे में थोड़ा बताता हूँ आपको डिटेल में। जैसे कि श्रवण की बात करते हैं, श्रवण, और दूसरी बात करते हैं दोस्तों परिव्राजक। ये दोनों शब्द जो हैं, ये दोनों दोस्तों, इन शब्दों का प्रयोग साधु, तपस्वी, सन्यासी के लिए किया जाता था। ठीक है, जो अग्रहारिक करके बोला है मैंने, अग्रहारिक, ये क्या है दोस्तों, जो दान दी जाती थी भूमि, दान में दी गई भूमि की देखभाल, प्रशासन करने वाला। ठीक है, अब मागध की बात करते हैं तो इसी का आंसर यही है कि ये इतिवृत्तों, राजवंशीय और इतिहासों और वीर गाथाओं को कंटेस्ट करने वाले थे, और इनका यही व्यवसाय था। किनकी बात करें दोस्तों, मागध की। तो ये इसका आंसर है डी। अब ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि टर्मिनोलॉजी क्वेश्चन पूछ जाए तो आपको उसी प्रकार से आपकी तैयारी को मजबूती बनाए रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामंती व्यवस्था के लिए अनिवार्य तत्व है? और ये यूपीएससी 2015 में क्वेश्चन पूछा गया। अब थोड़ा सा इतना सा चेंज हो सकता है कि केवल एक युग में सही, केवल दो युग में सही, केवल तीन युग में, या इनमें से कोई नहीं। पहले ये ऑप्शन आते थे कि केवल एक, दो सही, दो और तीन सही, तो ऑप्शन को आप एलिमिनेशन करके क्वेश्चन का आंसर लिखा लेते थे। अब थोड़ा सा ये चीज़ें लेंदी हो गई, लेकिन आपने अगर अच्छे से आपका
पकड़ है किसी चीज़ पर, आपने मजबूती से पढ़ा है, डीपली पढ़ा है, तो आप क्वेश्चन का आंसर तो हल कर सकते हैं, चाहे कैसा भी क्वेश्चन का उसका ऑप्शन कैसा भी हो भले। पहला ऑप्शन क्या है सामंती व्यवस्था के बारे में, अत्यंत सशक्त केंद्रीय राज सत्ता और अत्यंत दुर्लभ प्रांतीय और स्थानीय राजनीतिक सत्ता। अगर शक्तिशाली होगा, केंद्रीकृत होगा, तो सामंती थोड़ी होगा वो। सामंती व्यवस्था का ये तो मैंने कहीं सुना नहीं है कि सामंती व्यवस्था का कि भाई केंद्र मजबूत हो और राज्य दुर्लभ हो, शक्ति राज्य में कम हो और केंद्र में ज़्यादा हो, तो फिर सामंती व्यवस्था थोड़ी हो जाएगी वो। ये तो गलत है, पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। दूसरा है भूमि के नियंत्रण और स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय। ये बिल्कुल सही था, क्योंकि आपने देखा होगा कि सामंती व्यवस्था का मेन नींव है ना, मेन जो मतलब उसका बेस है वो इसी पर टिका हुआ था, भूमि का नियंत्रण करना, उनका स्वामित्व करना, इस पर ही टिका था। तीसरा ऑप्शन है सामंत तथा उसके अधिपति के बीच स्वामी और दास का संबंध होता था। तो ये भी बात बिल्कुल सही है दोस्तों, दोनों बात सही है, पहला दूसरा तीसरा। पहला कथन इसमें गलत है, इसके लिए असला आंसर हो जाएगा बी। थोड़ा सा सामंती व्यवस्था के बारे में बताता हूं मैं आपको कि जो भारत है, भारत में गुप्त काल में 16वीं शताब्दी को मतलब छठी जो गुप्त काल से स्टार्ट हुआ है सामंत काल, और 16वीं शताब्दी को सामंतवाद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और सामंतवाद की मेन क्या चीज थी इसके बारे में बताता हूं आपको, इसकी विशेषता क्या थी, ये तो हमसे पूछा है। इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूं। विशेषता है, ये तो पूछा है हमसे। पहली विशेषता थी सत्ता का विकेंद्रीकरण। अब एक चीज बताओ, सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा तो केंद्र मजबूत तो नहीं हो पाएगा ना। जैसे कि इसमें क्या होता था सामंतवाद में, जिसमें सामंतों जागीरदारों को सेवा के बदले जमीन दी जाती थी। दूसरी बात क्या थी इसके सामंती व्यवस्था में, जो सामंतवादी प्रणाली थी भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना थी। जैसे कि जागीर जो होती थी वो वंशानुगत दी जाती थी, वंशानुगत। ठीक है, इसके अलावा तीसरी इसकी विशेषता ये हो गई थी कि नए जमींदार जो हुए थे उनसे क्या है बिचौलियों, एक प्रकार से पेन में इशू आ रहा है, बिचौलियों का उदय हुआ। ठीक है, तो यही तो पूछा है हमसे, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि सामंती व्यवस्था के बारे में अनिवार्य तत्व कौन कौन से, कि ये कौन कौन से वो तत्व है जिनसे पता चलता है कि सामंतवादी व्यवस्था थी। तो पहला कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि सत्ता का केंद्रीकरण नहीं था, सॉरी सत्ता का विकेंद्रीकरण था, इसमें केंद्रीकरण नहीं था। ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन अगला। ये 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है और 2014 में सेम क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा संबंध बुद्ध के जीवन, अब देखो बुद्ध के बारे में आपने पढ़ाई होगा, पूछा कि 4 जगह दे रखी है, पूछा कि कहां से बुद्ध का संबंध है, तो अवंती, गांधार, कौशल और मगध। अवंती, गांधार, कौशल और मगध, इसके बारे में दे रखा है दोस्तों। अब आप ऑप्शन देखिए, अवंती, गांधार, कौशल और मगध, आप ऑप्शन देखेंगे तो अवंती, गांधार, मौसम। देखो गांधार के बारे में बताता हूं आपको,
गांधार। तो गांधार का संबंध दोस्तों बुद्ध से तो नहीं था, बुद्ध के जीवन से नहीं है, बल्कि एक इसका संबंध किससे है दोस्तों? तो गांधार का संबंध दोस्तों यह है, जो मौर्य काल के बारे में बात करते हैं, मौर्य काल के शासन के दौरान विशेष रूप से अशोक महान की बात हम बात करते हैं, अशोक के काल में फला फूला ये जो गांधार जो है उस टाइम अशोक के उसमें काल पूरा। दूसरी बात करते हैं दोस्तों अवंती के बारे में। तो अवंती का भी संबंध गांधार से, दूसरी बात करते हैं हम अवंती के बारे में। तो अवंती का भी संबंध बुद्ध से नहीं था। बचे दो ऑप्शन, कौशल और मगध। कौशल और मगध की बात करते हैं दोस्तों, तो कौशल और मगध का संबंध बुद्ध के जीवन से था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। ये रिपीट क्वेश्चन था, 2014 में क्वेश्चन पूछा, सेम क्वेश्चन 2015 में क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि हम बात करते हैं तो कौशल की, आप बात करते तो महामाया ना आपने सुना होगा। क्या नाम बताया मैंने? आपने महामाया। ठीक है, महामाया के बारे में आपने सुना होगा। महामाया जो थी गौतम बुद्ध की माता थी। ठीक है, और जो महामाया जो थी गौतम बुद्ध की माता थी, दो बार लिखता हूँ उसको, महामाया। आपने सुना होगा महामाया के बारे में कि गौतम बुद्ध की माता थी, और जो गौतम बुद्ध की माता थी महामाया, वो कौन से राजवंश से संबंध रखती थी? तो कौशल राजवंश से संबंध रखती थी, कौशल वंश से संबंध रखती थी, इसलिए उसका कौशल से तो उसका जुड़ाव होना ही है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो गया केवल तीसरा और चौथा कथन सही है। केवल कौशल और मगध से उसका संबंध था। ठीक है, और अवंती गांधार से उसका कोई संबंध नहीं था, बुद्ध के जीवन से जितनी भी चीज़ें। ठीक है, तो आपने देखा होगा, इसमें मैंने आपको बार बार क्या चीज़ें बता रहा हूँ कि आपसे गुप्तकालीन की टर्मोलॉजी पूछ रहे हैं, मौर्य काल की पूछ रहे हैं, या कोई राजस्व से संबंध क्वेश्चन पूछ रहे हैं, या किसी जगह के बारे में पूछ रहे हैं, आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को यही एनालिसिस करना है, क्वेश्चन किस प्रकार के पूछा है। ऑप्शन में थोड़ा चेंज हुआ है, केवल ये दो युग वाले आए, बाकी चीज़ें वही है। आपका कॉन्सेप्ट अगर सही ढंग से है, आप क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं, बट डीपली पढ़ना है चीज़ों को। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, यहाँ तक बना रहने के लिए आपको बहुत